क्या भारत को सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ने अपने तीन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय कर रखा है। इमरजेंसी को देखते हुए रशिया से अभी 33 नए फाइटर जेट को खरीदने का फैसला किया गया है। इंडियन नेवी की पीएटा एयरक्राफ्ट को लद्दाख में क्यों डिप्लॉय किया गया है और 15 जून को घायल हुए इंडियन आर्मी के जवान एक हफ्ते के अंदर ही वापस ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत, चाइना और यूनाइटेड स्टेट को लेकर। जैसे कि अभी भारत और चाइना के बीच तनाव काफी बढ़ रहा है। कल ही इंडियन नेवी की तरफ से मलाका स्ट्रेट में इसको डिप्लॉय करने की बात सामने आई थी और जरूरत पड़ी तो इंडियन नेवी को इंडो पैसिफिक रीजन में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसी दौरान एक और खबर सामने आई थी कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी इंडो पैसिफिक रीजन में अपने तीन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय किया गया है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर हमारी चैनल को देखते हैं तो आपको पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि फिलीपीन सी में अभी यूनाइटेड स्टेट नेवी की 2 कैरियर मौजूद है जो कि एक अननोन एक्सरसाइज को वहां पर कर रही है। इसी के बाद इसमें एक और न्यूक्लियर पावर कैरियर आके जुड़ चुका है। जब ये बात सामने आई तो डिफेंस एक्सपर्ट इस पर अपना राय देते हुए बोलने लगे कि यूएस नेवी अपने तीन न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप को इंडो पैसिफिक में इस वजह से डिप्लॉय कर रहा है ताकि चाइनीज नेवी इंडियन ओशन में आके इंडियन नेवी के ऊपर कोई भी दबाव डालने की कोशिश ना कर सके। और काफी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि एकदम से तीन एयरक्राफ्ट कैरियर को पिछले 3 सालों में कभी भी यूएस की तरफ से एक ही फ्रंट में डिप्लॉय नहीं किया गया था। पर आज जब यूएस नेवी की पैसिफिक कमांड की चीफ से ये सवाल किया गया था कि क्या वो चाइना के खिलाफ या भारत को सपोर्ट करने के लिए अपने तीन एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो किसी भी पॉलिटिकल या फिर वर्ल्ड इवेंट के लिए डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट नेवी की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए किया जा रहा है। अभी यूनाइटेड स्टेट के पास टोटल 11 न्यूक्लियर पावर कैरियर मौजूद है, जिनमें से 7 अभी ऑपरेशनल और 4 अभी मेंटेनेंस के लिए गई हुई है। इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय किए हुए 3 कैरियर में से यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट और रोनाल्ड रीगन अभी वेस्ट साइड में डिप्लॉय किए गए हैं और बाकी यूएसएस निमित्ज को ईस्ट साइड में डिप्लॉय किया गया है। अब एनआई को दिए गए स्टेटमेंट में 7th फ्लीट के कमांडिंग ऑफिसर ने यह भी कहा है कि यूएस नेवी की डिप्लॉयमेंट की प्राइमरी टारगेट ये है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपने अलाइड नेशन को सेफ्टी और सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। तो कहीं ना कहीं यूएस डायरेक्टली इस मामले में उलझना नहीं चाहता है, लेकिन वो चाइना के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है। इस सभी कैरियर्स की डिस्प्लेसमेंट 1 लाख टन से भी ज्यादा है और इनमें आराम से 60 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को कैरी किया जा सकता है। अगला अपडेट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके है। दोस्तों, एलएसी का जो सिचुएशन है वो काफी खराब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ चाइना बातचीत करना चाहता है, लेकिन जब वहां पर बातचीत होती है तो पीछे से वो हैवी डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर देता है। अभी की बात करें तो कल जब दोनों तरफ से बढ़ रही तनाव को कम करने के लिए बातचीत करना शुरू किया गया था, इसमें दोनों तरफ से मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर मौजूद थे, पर फिर भी इसका कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है, क्योंकि चाइना अभी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि चाइना की फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था जहां पर वो गलवान वैली को चाइना का बता रहे हैं और अगर भारत पीछे नहीं हटता है तो भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे स्टेटमेंट अभी चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया है। अब जब यहाँ पर दोनों ही तरफ से मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर बात कर रहे थे, इसी दौरान चाइना की तरफ से बॉर्डर में अपनी हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और साथ ही बहुत ज्यादा ट्रूप्स को भी लाया जा रहा है, जिससे साफ होता है कि वो बातचीत से इस मामले को सुलझाना नहीं चाहते हैं। बदले में उनको सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि वो हैवी डिप्लॉयमेंट बॉर्डर में लाके कर सके। और अभी तो एक जगह पर नहीं बल्कि मल्टीपल लोकेशन में अभी उनकी तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना के साथ बढ़ रही तनाव को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से हमारे तीनों सेनाओं को स्पेशल पावर दे दिया गया था। इसमें वो चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेपन या फिर इक्विपमेंट को खरीद सकते हैं। अभी इसी को लेके एनआई में एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी रशिया से 33 नए एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए एक प्रपोजल को दिया गया है। इसमें 12 नए Su-30MK और 21 MiG-29 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। अब सबको याद होगा कि इसके बारे में पहले भी चर्चा हुआ था, जिसमें रशिया से 21 MiG-29 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया था और एडिशनल 12 Su-30MK को भी खरीदने का प्लान किया गया था, जो कि हमारे क्रैश में नष्ट हो गए Su-30MK को रिप्लेस करने वाले थे। पर अभी इन दोनों डील को कंबाइन करके फास्ट ट्रैक मोड में पेश किया गया है, जिसकी टोटल कीमत लगभग 6000 करोड़ के आसपास की है और अगले हफ्ते तक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसको फाइनल कर दिया जाएगा। इसके पहले इंडियन एयरफोर्स की एक टीम रशिया जाकर वहां पर सभी MiG-29 एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम को चेक कर चुकी है और इंडियन एयरफोर्स की टीम ने इनको खरीदने के लिए क्लियरेंस भी दे दिया था। पर फिर भी ये डील नॉर्मल स्पीड में चल रहा था, लेकिन अभी इमरजेंसी के तौर पर इनको खरीदने का फैसला किया गया है।
लेकिन मेरा सवाल ये कि भले ही हम इसको इमरजेंसी परचेज के तौर पर खरीद रहे हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक मोड में खरीदे जाने के बावजूद भी ये एयरक्राफ्ट हमको मिलने के लिए कम से कम 1 से 2 साल तो लगने वाले। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से इनका क्या फायदा होगा ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की P-8I एयरक्राफ्ट को लेके। कुछ टॉप डिफेंस न्यूज साइट में एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ओपन सोर्सेस ऐप्स की मदद से ये पता लगा है कि भारत की P-8I एयरक्राफ्ट को अभी लद्दाख के ऊपर उड़ान भरते हुए देखा गया है। और आमतौर पर P-8I एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी की तरफ से सी एरिया में सर्वेलेंस के लिए डिप्लॉय किया जाता है या फिर एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन लद्दाख में P-8I एयरक्राफ्ट को देखकर काफी सारे डिफेंस जानकार शॉक हो गए थे, लेकिन असल में P-8I एयरक्राफ्ट को सी एरिया के अलावा लद्दाख जैसे पथरीले एरिया में भी सर्वेलेंस के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। इसमें मौजूद AN/ASQ-508A एडवांस इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन सिस्टम और APS-143 मल्टीमोड रडार की मदद से यह बेहतरीन सर्वेलेंस ऑपरेशन को कर सकता है और इससे हम चाइनीज आर्मी की मूवमेंट के बारे में काफी बेहतर तरीके से पता कर सकते हैं। सबसे पहले इसे डोकलाम इशू के दौरान भी लद्दाख और भूटान के ऊपर डिप्लॉय किया गया था और उसके बाद इंडियन आर्मी इसकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी देखकर काफी हद तक खुश हुआ था और अभी आगे चल के भी इसको लद्दाख के ऊपर मिशन के लिए डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंडियन आर्मी को लेकर फैलाए जा रहे कुछ फेक इन्फॉर्मेशन के बारे में। जब से लद्दाख में चाइना के साथ हमारा फेस ऑफ हुआ है उसके बाद इंडियन आर्मी के बारे में काफी सारे फेक न्यूज को सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है और ये अभी नहीं बल्कि काफी पहले से किया जा रहा है। रिसेंट अफवाह की बात करें तो ट्विटर में ये फैलाया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के कुछ ट्रूप्स अभी चाइना के कब्जे में है और कुछ ट्रूप अभी मिसिंग है। ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा अभी पाकिस्तान की तरफ से फेक अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है, जिसमें वो अपने मन के हिसाब से कुछ ना कुछ ट्वीट कर देते हैं या फिर एक नंबर डाल के उसको ट्वीट कर देते हैं। इसी को क्लैरिफाई करते हुए अभी आर्मी की तरफ से कहा गया कि सारा का सारा अफवाह है और हमारा एक भी सोल्जर अभी मिसिंग नहीं है। एक और बात बताता हूं जो आप सबको जानकर अच्छा लगेगा। कल हमारे जितने भी जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे वो अभी खतरे से बाहर आ चुके हैं और बाकी जो जवान थे जिनको माइनर चोटें आई थी वो अभी वापस सर्विस में ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुके हैं और शायद अगले हफ्ते तक उनको अपने यूनिट में वापस भेज दिया जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ इंडियन आर्मी के साथ हुई झड़प में जो चाइनीज सोल्जर बच गए थे वो अभी इतना स्ट्रेस में आ चुके हैं कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है और वो अभी लड़ने लायक कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। और यही होता है जब किसी को जंग के माहौल का अनुभव नहीं होता है और असल में इंडियन आर्मी को रियल वर्ल्ड कंडीशन में लड़ाई लड़ने का जितना अनुभव है उतना पीपल लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स को कभी नहीं हो सकता है और वो लोग अभी स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।